Dear students, in this video, we will be discussing first 16 questions of this sample question paper. So let's start. Our first question is, if tan theta plus cot theta is equals to 5, find the value of tan square theta plus cot square theta. So students, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है, गिवन है, इसका आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जब ओपन करेंगे उस आइडेंटिटी को a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, tan थीटा प्लस कोट थीटा होल रेज पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 रेज पावर ऑफ 2. ठीक है. जब हम इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, देन इट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा, एंड tan एंड कोट थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो ये होंगे कैंसिल आउट, प्लस 2. ओके, एंड इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 25. सो जो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा विल बी 25 minus 2 means 23. Okay, so 23 will be the answer of our first question. Very simple. और वाला पार्ट देखो, इसमें क्या कहा हुआ है, cosec theta is equals to 5/4. Find the value of cot theta. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं. पहला तो आपका ये होगा, वी नो कि कोसेक और कोट के बीच की एक आइडेंटिटी होती है. ठीक है. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हम कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एक और मेथड क्या होगा कि एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और वहाँ पे ये मानो थीटा, तो कोसेक थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है वो आपको पता होना चाहिए. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. सो ये होता है साइन, कोस एंड टेंजेंट. और अगर इसका रिवर्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, मीन्स कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूस मीन्स 5 एंड परपेंडिकुलर 4, तो ये साइड कितनी होगी 3. अब हमें कोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो कोट थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे ऊपर से हम देखते हैं देन साइन, कोस एंड टेंजेंट, और नीचे वाली साइड से अगर देखेंगे देन ये होगा आपका कोसेक, देन हाइपोटेन्यूस बाय कोस क्या होगा सेक, एंड बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोट थीटा. सो बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स 3/4. ओके. सो ये भी आपका एक मेथड रहेगा. और एक मेथड था कि इस आइडेंटिटी में कोसेक की वैल्यू रखो और वहाँ से आप कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है ये. Now moving to the next question, second number. A pole of height 6 meter casts a shadow 2√3 meter long on the ground. Find the sun's elevation at that time. So students, यहाँ भी हमें क्या करना है, एक जो पोल है उसकी हाइट गिवन है 6 मीटर एंड दिस पोल कास्ट्स ए शेडो ऑफ 2√3 मीटर. ओके, तो हमें ये एंगल बताना है. सो स्टूडेंट्स, हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है इन विच वी यूज these two sides. Okay, means side opposite to angle theta and side adjacent to angle theta. So यहाँ पे हम यूज करेंगे tan theta. Tan theta is equals to 6/2√3. So it will be √3. And we know tan theta is equals to √3 at angle 60. तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपकी 60 डिग्री. ओके. सो सन्स एलिवेशन एट दिस टाइम विल बी 60 डिग्री. सो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Find the distance between the points 2 -27 and 3 -3. So simply distance formula यूज करेंगे हम. distance formula क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे x1 - x2 भी कर सकते हैं, बट जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेम आपको y वाले टर्म में भी सेम होना चाहिए. मीन्स अगर हम यहाँ पे x1 - x2 करते हैं तो यहाँ आपको क्या लिखना है, y1 - y2. ओके. सो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पे ये x1 y1 है और ये है x2 y2. सो 3 माइनस -2 मीन्स 3 + 2 स्क्वायर, देन प्लस -3 - 7 मीन्स -10 होल रेज़ पावर ऑफ 2. सो 5 स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 10 स्क्वायर कितना होगा 100. सो 100 + 25 √125. सो इट विल बी 5√5. ओके. सो 5√5 will be the distance between these 2 points. So students, simply this question is based on distance formula. You should know about distance formula. Okay. अगर आपको फॉर्मूला पता होगा then you can easily calculate the distance between these 2 points. Okay. Now fourth question. Students, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से. सो कंटिन्यू वॉचिंग. नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q is 2 - √3, then find the value of B. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है PQ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन. P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6B - 2. ओके. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर -2 and 4. नाउ मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इज गिवन
ये है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। सो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके xy हैं और यहाँ पे x1 y1 और यहाँ है x2 y2। सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 बाई 2। सो यहाँ पे हमें b माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके, जिसमें y की वैल्यूज यूज हो रही हैं वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो y1 प्लस y2, y1 इज b माइनस 2 प्लस y2 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -3। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन। सो b प्लस 2 इज इक्वल्स टू -6, सो b विल बी -8, ओके। सो ये होगा इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे होंगे। ऊपर हमने देखा था दैट हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ABCD is a rectangle whose 3 vertices are BC and D. Calculate the length of one of its diagonals. So students, अगर ABCD एक rectangle है then it will be like this, okay, ABCD coordinates। अब यहाँ पे आपको B, C and D coordinates given है। B is 4 0, okay, C is 4 3, C is 4 3 and D is 0 3। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। सो डायगोनल का मतलब होगा कि ये डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे भी रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सो हमें BD अगर फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके भी दो मेथड होंगे। देखो दो मेथड कौन से होते हैं, रेक्टेंगल में ये बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये साइड BC एंड CD आर गिवन। कैसे गिवन होंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC इज अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस का क्या मतलब होगा कि कितने डिस्टेंस है, देखो B पॉइंट पे y की वैल्यू है 0 और C पे कितनी हुई है वैल्यू 3, मतलब BC इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ओके। सिमिलरली CD अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो C पे यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू 4 है C पे, है ना, और D पे कितनी x की वैल्यू 0, मीन्स डिस्टेंस ये कितनी होगी 4 यूनिट्स, ओके। तो 3 यूनिट ये और 4 यूनिट ये होगा तो BD विल बी 5 यूनिट्स, ठीक है। तो एक तो मेथड आपका ये होगा। सेकंड मेथड, अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे B एंड D आर गिवन, सो जस्ट अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट दिस डिस्टेंस BD। सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस x मीन्स 4 माइनस 0 4, सो 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, सो 3 स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ओके। सो यहाँ भी इसका आंसर कितना होगा आपका 5। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल के अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है, मींस तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन हाउ टू फाइंड आउट इट्स सेंट्रोइड। सो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स है, सपोज दीज आर x एंड y। सो अगर हमें x फाइंड आउट करना है देन x विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ओके, एंड y विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. So in this case x1, x2, x3 and y1, y2, y3 are given, means coordinates of all the 3 points are given. So हम इन formulas का यूज करके x और y की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So simply 3 minus 7 10. So ये कितना होगा आपका 3 minus 7 minus 4 plus 10 6. So 6 by 3 it will be 2. ठीक है, मतलब जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा उसमें x की वैल्यू कितनी होगी 2. अब अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते तो जो y वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे -5 + 4 -1 एंड -1 - 2 कितना होगा -3. सो -3 by 3 -1. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड विल बी 2 -1. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड हाउ टू अप्लाई मिड पॉइंट, मीन्स हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूलाज को आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड. ओके, इट इज डन. सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 - 3 and B is the point 1 4. So students simple है, देखो AB is the diameter of a circle. So AB है diameter of a circle, okay, and its center means center of the circle is given which is 2 - 3, okay, and B is the point 1 4. So B के coordinates आपके पास given है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A.
Students, very simple question. We know center divides a diameter into equal parts. It means this center is the midpoint of this line segment AB. So suppose coordinates of A point are x and y. So x plus 1 divided by 2 is equals to 2 and y plus 4 divided by 2 is equals to minus 3. यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x will be 3 and y will be minus 6 minus 4. ये होगा minus 10. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे? 3 minus 10. ओके, सो ये था आपका 7th क्वेश्चन. नाउ 8th क्वेश्चन. In which quadrant does the point A lie which divides the line segment joining the points P and Q in the ratio 2:3? Students, ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला. आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट कुछ रेशियो में डिवाइड करता है. तो हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना और ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट ए. सो सपोज दिस इज PQ लाइन सेगमेंट PQ and coordinates of P are 2 minus 5 and Q के हैं 5 2 और जिस रेशियो में A पॉइंट इनको डिवाइड करता है दैट इज 2:3. सो हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने मीन्स x एंड y. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है. आप डायरेक्ट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और सेम फॉर्मूला आपका रहेगा y के लिए. सो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू क्या होगी? m1 इज 2, x2 है स्टूडेंट्स 5, सो 2 into 5 प्लस m2 इज 3 एंड x1 इज 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 5. सो इट विल बी 10 प्लस 6 बाई 5 16 बाई 5. अब हम देखते हैं y की वैल्यू. ठीक है, तो y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी m1 y2 इज 2 देन प्लस m2 is 3 and y1 is minus 5 divided by 5. So 4 minus 15 divided by 5 minus 11 by 5. So students, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो A पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 16 by 5 and minus 11 by 5. मीन्स x की पॉजिटिव वैल्यू है और y की नेगेटिव वैल्यू. तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में कि x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी. स्टूडेंट्स, x की पॉजिटिव इस साइड रहेगी, ठीक है, एंड y की नेगेटिव यहाँ पे, मतलब ये होगा इसमें 4th क्वाड्रेंट में. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी क्वाड्रेंट, सॉरी 8th क्वेश्चन का है ये आंसर. सो यहाँ पे होगा 4th क्वाड्रेंट. ओके, इसके जो और में है क्वेश्चन वो देखो. इफ P, Q, R एंड S आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज. यहाँ पे ऑल द 4 वर्टिसेस आर गिवन मींस कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल 4 वर्टिसेस आर गिवन. सो हमें फाइंड आउट करना है उसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू. सो सपोज PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये है PQR एंड S. तो हम क्या करेंगे? देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, सो PS और QR हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और उनको हम इक्वेट करेंगे और वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y की. ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. देखो 2 4 0 3, ये है 2 4 देन 0 3, इसके बाद में 3 6 एंड 5 y, 3 6 एंड 5 y. नाउ PS कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 माइनस 2 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस y माइनस 4 स्क्वायर एंड अंडर रूट. ओके, इज इक्वल्स टू अंडर रूट. जब QR हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 0 तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9. देन 6 माइनस 3 अगेन 9. ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे. स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9 मीन्स 9. सो टेकिंग स्क्वायर रूट y माइनस 4 विल बी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी आएगी 7. ठीक है, सो ये होगा आपका 8th का और वाला क्वेश्चन का आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुए हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस. आई होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्पेशली. ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर?
स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, वहां पे कहा हुआ है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो ये पढ़ते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए इसके फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट नहीं याद रख पाते तो आप स्फीयर का याद रख लीजिए। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे देन इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिमिलरली सरफेस एरिया के केस में होगा। सो वो जब इक्वल होंगे तो क्या केस बनेगा, देखो 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है। सो दो वैल्यू जब कैंसिल आउट होंगे देन इट विल बी r, एंड r की वैल्यू आ जाएगा आपकी 3। तो यहाँ पे हमसे डायमीटर पूछा मीन्स 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सो 6 यूनिट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट हेमिस्फीयर। सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड by melting a solid metal cylinder of height 45 cm and diameter 4 cm। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक की आइडिया बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जब भी आपको कहा जाए कि एक शेप को रिकास्ट करके दूसरी शेप बनाई जा रही है, ठीक है, मतलब एक शेप को कन्वर्ट करके दूसरी शेप बनाई जा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों शेप्स की वॉल्यूम सेम होगी। अब इस केस में देखिए यहाँ पे मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस, इसको हम रिकास्ट करते हैं, मतलब मेल्ट करके और सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि इस सिलेंडर से कितने सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं। ओके, ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका क्या मतलब होगा कि अगर n स्फीयर बनेंगे तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, ये है कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस का। अगर आप ये समझ गए तो इजीली आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर है यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे गिवन है, मीन्स डायमीटर गिवन है 6, देन रेडियस विल बी 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई इंटू रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर 4 यहाँ पर है तो रेडियस होगी 2 इंटू 2 एंड हाइट इज 45। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी n की। n मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर्स जो हम इस सिलेंडर से बना सकते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से ये कैंसिल आउट होगा एंड n की वैल्यू यहाँ से आएगी 45/9, इट विल बी 5। मीन्स वो जो सिलेंडर है उससे आप 5 स्फीयर बना सकते हैं इस डायमीटर के। ओके, डायमीटर 6 सेंटीमीटर के। ये जो क्वेश्चन आपका है 10th क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। नाउ इसके जो और में क्वेश्चन वो देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ साइज 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। स्टूडेंट देखो कोई भी जब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रोड हम कहाँ रख सकते हैं, ये अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। अगर लेंथ वाइज हम रखेंगे तो क्या इससे बड़ी रोड हम इस क्यूबॉइडल रूम में रख सकते हैं? यस। अगर हम डायगनली रखते हैं इस रोड को तो वो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी उस रोड की जो हम वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्यूबॉइड के केस में, ये होता है l² + b² + h² अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे 10² 100, देन +100 एंड 5² 25। ठीक है, तो अंडर रूट 2 to 5 होगा एंड अंडर रूट 2 to 5 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 इज 15। सो 15 मीटर की रोड हम उस क्यूबॉइडल रूम में रख सकते हैं। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th question, what will be the ratio of areas of two similar triangles if the ratio of their corresponding sides is 4:9? स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक आपका है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये टॉपिक इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट फिर भी इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज 4:9? तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR, तो क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो AB by PQ square and BC by QR square, similarly AC by PR square. So in this case ratio of corresponding sides is given, means 4/9. So इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16/81. It means area of those two triangles will be in ratio 16:81.
81. Okay, so 16:81 will be the answer of this question. Now 12th question. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. What is the ratio of area of triangle ABC and area of triangle DBE? स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो पहले हम उन ट्रायंगल्स को बना लेते हैं. देखो ABC ट्रायंगल ये हुआ एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. इसका मतलब यहाँ पे होगा D पॉइंट, तो ये ट्रायंगल इस टाइप से बनेगी. ठीक है, BDE. एंड स्टूडेंट्स, बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होगा कि ये जो एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे, और अगर इक्वल हुए इट मीन्स कि ED इज पैरेलल टू AC. एंड मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये भी कह सकते हैं दैट ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. इट मीन्स BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. सो स्टूडेंट्स, बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स. अब अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो मैंने ऊपर आपको क्या फॉर्मूला बताया था इस क्वेश्चन में. ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ पर दैट एरिया ऑफ मीन्स रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? BD और BC. तो इनका रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है, BD डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल्स टू 1/2. सो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? एरिया होगा स्क्वायर ऑफ दिस रेशियो, मीन्स 1:4. ठीक है, सो 1:4 विल बी द आंसर. नाउ मूविंग टू द 13th क्वेश्चन. इन द फिगर बिलो D इज पैरेलल टू BC. ये यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं. D इज पैरेलल टू BC. AE इज इक्वल्स टू 8, EC इज 2 एंड BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. फाइंड DE. स्टूडेंट्स, अगेन आपका सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ADE और ABC. तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि AE बाई AC इज इक्वल्स टू DE बाई BC. तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. AE इज इक्वल्स टू 8 एंड AC मीन्स सम ऑफ दिस टू. सो 8/10 इज इक्वल्स टू DE. DE इज नॉट गिवन एंड BC इज 6. तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? DE इज इक्वल्स टू 24/5 विच विल बी 4.8. सो 4.8 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी वैल्यू DE की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ही इजी है. ठीक है, 7th क्लास के लेवल का है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू ईस्ट. तो हम ईस्ट कौन सी साइड में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम पेपर में मैप बनाते हैं तो ईस्ट होगी इस साइड में. ओके, सो ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू ईस्ट. सो इस साइड में 15 मीटर गए एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ. 8 मीटर ड्यू नॉर्थ मीन्स इस साइड में. ओके, 8 मीटर. अब हाउ फार इज द मैन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट दिस पॉइंट. सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स वी नो एंगल बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ इज 90. ठीक है, कि कोई भी दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? 17 मीन्स 8, 15, 17 इज अ ट्रिपलेट. सो दैट मैन इज 17 मीटर फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. So 17 is the answer of 14th. Now 15th question. The mean of 30 observations of a data is 18. What will be the new mean if each observation is increased by 3? Students देखो, मीन का क्या मतलब होता है कि 30 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम मीन देखें, एवरेज देखें, तो उसका 18 है. और अब अगर हम 30 ऑब्जर्वेशंस में से सभी में ही 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एवरेज भी उसकी 3 इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स कि जो अपडेटेड मीन रहेगा, नया मीन कितना होगा? 18 + 3 21. या फिर आप अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो देखो सोल्व कैसे करेंगे. मीन है 30 ऑब्जर्वेशंस का 18. ठीक है, तो टोटल डेटा कितना होगा? 18 × 30 540. ओके, अब 540 में हमें कितना इंक्रीज किया? ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3. मतलब 30 ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 3 का मतलब होगा कि इसमें 90 हमने ऐड कर दिया. तो 90 ऐड करने के बाद इट विल बी 630. टोटल है आपका नंबर 630 एंड 30 ऑब्जर्वेशंस. सो मीन कितना होगा? 630/30 इट विल बी 21. ओके, सो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे भी. सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21. और स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं. ओके, नाउ और पार्ट ऑफ 15th क्वेश्चन. द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और एग्जाम में भी आपके आ सकता है. क्या फॉर्मूला था? 231. स्टूडेंट्स, 231 का क्या मतलब होगा? मीन, मीडियन, मोड. 2 मीन, 3 मीडियन एंड -1 मोड.
ओके, सो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे किसकी वैल्यू, मीडियन एंड मोड की, और हम यहाँ से मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू 21.2 है, इसका मतलब इट विल बी 63.6 माइनस मोड, माइनस मोड मीन्स 21.4। सो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना होगा 24। सो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन की वैल्यू आएगी 21.1। ओके, सो ये होगा इसका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो 16th, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k do the equations this and this represent coincident lines? Students, कोई भी pair of linear equations coincident कब होगा आपको पता होना चाहिए। When that pair of linear equations will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions का मतलब होगा कि वो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ठीक है। और ओवरलैप कब करेंगे, जब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तीनों का x, y और जो कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा उसका रेशियो इक्वल रहेगा। सो यहाँ पे x1 by x2 मीन्स 3/6 इज इक्वल्स टू y का रेशियो है आपका -1 एंड माइनस के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है 8, और यहाँ पे जब -16 को इधर लेके आएंगे तो 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप कोई भी दो टर्म का रेशियो ले सकते हैं और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी 1/k इज इक्वल्स टू 1/2। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू 2 होगी then only this pair of linear equations will have infinitely many solutions. Okay, so ये था 16th question। अब इसके जो और में जो पार्ट है वो देख लेते हैं। Which type of solution will be the following pair of linear equations have? So यहाँ पे आपको देखना है कि इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है और इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। किस टाइप का मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1/a2 मीन्स x के कोफिशिएंट्स, सो 1/5। देन b1/b2 कितना होगा -2/-10, एंड c1/c2 का मतलब होगा कि -8/-10 या फिर 8/10 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इनका रेशियो देखो, ये a1/a2 और b1/b2 का रेशियो है इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि जब ये कंडीशन रहती है, मीन्स कौन सी कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो उन इक्वेशंस का किस टाइप के सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो केस है ये होता है पैरेलल लाइंस के केस में, और अगर पैरेलल लाइंस का केस हो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नो सॉल्यूशन, मींस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ओके, सो ये हुए स्टूडेंट्स हमारे 16 क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पेपर के हम 16 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। जो सीसीटी आइटम्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत से प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो वीडियोज भी देख सकते हो। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।